दिल्ली की ठंडी सुबह अभी पूरी तरह जागी भी नहीं थी, लेकिन सत्ता के गलियारों में बेचैनी रात से ही घूम रही थी। कुछ फाइलें थीं, कुछ फोन कॉल्स थे और एक चेतावनी थी जिसे अगर उस दिन गंभीरता से लिया जाता तो शायद भारत का इतिहास अलग होता। 31 अक्टूबर 1984। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कुछ घंटों बाद मरने वाली थीं और सबसे डरावनी बात यह थी कि खतरे की आहट पहले ही आ चुकी थी। उस दौर में भारत सिर्फ एक देश नहीं था, एक उबलता हुआ दबाव था। पंजाब जल रहा था, सड़कों पर बंदूकें थीं, गुरुद्वारों में गुस्सा था, दिल्ली में डर था और इस डर की जड़ थी ऑपरेशन ब्लू स्टार। जून 1984। भारतीय सेना ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में प्रवेश किया। उद्देश्य था हथियारबंद उग्रवादियों को बाहर निकालना। ऑपरेशन सफल हुआ, लेकिन उसके बाद देश के अंदर कुछ टूट गया। सिख समुदाय के एक हिस्से में भारी आक्रोश फैल चुका था। विदेशों से धमकियां आ रही थीं, खुफिया एजेंसियां लगातार अलर्ट भेज रही थीं और हर रिपोर्ट में एक ही नाम लिखा होता था, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी संभावित निशाने पर हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी लगातार गतिविधियों पर नजर रख रहा था। कई इनपुट्स में कहा गया था कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के अंदर मौजूद लोगों तक कट्टरपंथी विचार पहुंच चुके हैं। कुछ अधिकारियों ने साफ सुझाव दिया, प्रधानमंत्री की सुरक्षा टीम से सिख सुरक्षा कर्मियों को हटाया जाए। लेकिन मामला सिर्फ सुरक्षा का नहीं था, ये राजनीति थी, भावनाएं थीं, देश की एकता थी। इंदिरा गांधी ने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, अगर मैं अपने ही नागरिकों पर शक करूं तो देश को क्या संदेश जाएगा। उनके लिए यह सिद्धांत का सवाल था, लेकिन इतिहास अक्सर सिद्धांत और खतरे के बीच फर्क नहीं करता। 30 अक्टूबर 1984 की रात दिल्ली में कई दफ्तरों की लाइटें देर तक जल रही थीं। आईबी के कुछ अधिकारियों के बीच एक नया इनपुट घूम रहा था। रिपोर्ट में संकेत था कि प्रधानमंत्री पर हमला जल्द हो सकता है। ये कोई सामान्य चेतावनी नहीं थी, भाषा गंभीर थी। लेकिन समस्या ये थी कि ऐसी चेतावनियां पहले भी कई बार आई थीं। कुछ झूठी निकली थी, कुछ अधूरी। और यही सबसे खतरनाक चीज होती है, जब असली खतरा भी धीरे धीरे सामान्य लगने लगे। उस रात कुछ अधिकारियों ने सुरक्षा बढ़ाने की बात कही, कुछ ने रूट बदलने की सलाह दी, कुछ ने कहा कि इंटरनल सिक्योरिटी स्क्रीनिंग दोबारा होनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री का अगला दिन पहले से तय था। सुबह इंटरव्यू था, विदेशी डॉक्यूमेंट्री टीम आने वाली थी। शेड्यूल बदला नहीं गया। दिल्ली सो गई, लेकिन खतरा जाग रहा था। 31 अक्टूबर की सुबह इंदिरा गांधी जल्दी उठी। उन्होंने अपने स्टाफ से सामान्य बातचीत की, कुछ कागज देखे, कुछ मुलाकातों की तैयारी की। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये उनके जीवन की आखिरी सुबह है। एक दिन पहले उड़ीसा में दिए गए भाषण में उन्होंने कहा था, अगर मेरी जान देश के लिए चली जाए तो मुझे गर्व होगा। उस समय ये सिर्फ राजनीतिक शब्द लगे थे, लेकिन अगले 24 घंटे में वही शब्द भविष्यवाणी बन गए। सुबह लगभग 9 बजे प्रधानमंत्री अपने आवास से बाहर निकली। उन्हें एक इंटरव्यू के लिए जाना था। रास्ता छोटा था, वही रोज वाला रास्ता, वही सुरक्षा घेरा, वही चेहरे। लेकिन उन्हीं चेहरों के बीच दो लोग खड़े थे, बींच सिंह और सतवंत सिंह। दोनों सुरक्षाकर्मी, दोनों बेहद करीब। दोनों पर किसी को शक नहीं था, या शायद कुछ लोगों को था। प्रधानमंत्री जैसे ही उनके पास पहुंची, अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। पहले कुछ सेकंड में किसी को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। फिर अफरा तफरी मच गई, चीखें सुनाई दी, सुरक्षाकर्मी दौड़े। प्रधानमंत्री जमीन पर गिर चुकी थी। भारत की सबसे ताकतवर महिला अपने ही सुरक्षा घेरे के अंदर गोली मार दी गई थी। दिल्ली की हवा अचानक बदल गई। वायरलेस सेट्स पर लगातार संदेश आने लगे, मैडम शॉट, मैडम डाउन, एम्स तैयार करो। गाड़ियां तेजी से अस्पताल की तरफ भागी। सायरनों की आवाज पूरे इलाके में फैल गई। लेकिन इसी अफरा तफरी के बीच कुछ अधिकारी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, क्योंकि उन्हें पिछली रात का अलर्ट याद था। एम्स के बाहर कुछ ही मिनटों में भीड़ जमा होने लगी। सरकारी अधिकारी पहुंच रहे थे, मंत्री पहुंच रहे थे, सेना सतर्क हो चुकी थी। देश को अभी आधिकारिक घोषणा नहीं मिली थी, लेकिन सत्ता के अंदर बैठे लोग समझ चुके थे, भारत एक बहुत बड़े तूफान में प्रवेश कर चुका है। दोपहर तक खबर पूरी दुनिया में फैल गई। बीबीसी, सीएनएन, विदेशी रेडियो स्टेशन सब एक ही सवाल पूछ रहे थे, भारत में आखिर हुआ क्या।
लेकिन दिल्ली के अंदर एक और सवाल घूम रहा था। क्या यह हमला रोका जा सकता था? क्या चेतावनी पर्याप्त थी? क्या किसी ने लापरवाही की, या फिर राजनीति ने सुरक्षा को कमजोर कर दिया? इन सवालों के जवाब कभी पूरी तरह साफ नहीं हुए, लेकिन कई रिपोर्ट्स और बाद की चर्चाओं में यह सामने आया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद प्रधानमंत्री पर खतरे की आशंका लगातार बनी और अन्य एजेंसियां सतर्क थीं। सुरक्षा को लेकर अंदर बहस चल रही थी। लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में सबसे कठिन काम क्या होता है जानते हैं? अपने ही लोगों से डरना। अगर सभी सिख सुरक्षा कर्मियों को हटा दिया जाता तो देश भर में संदेश जाता कि सरकार अपने ही समुदाय पर भरोसा नहीं करती, और शायद इंदिरा गांधी ऐसा संदेश नहीं देना चाहती थीं। लेकिन इतिहास कभी कभी इंसानी भावनाओं की कीमत बहुत क्रूर तरीके से वसूलता है। शाम होते होते दिल्ली में तनाव फैलने लगा। अफवाहें उड़ रही थीं, लोग घरों में बंद होने लगे, पुलिस सड़कों पर उतर आई। फिर वो हुआ जिसने इस त्रासदी को और भी भयावह बना दिया। देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी हिंसा भड़क उठी। भीड़ सड़कों पर उतर आई, घरों को जलाया गया, निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया। भारत सिर्फ अपनी प्रधानमंत्री को नहीं खो रहा था, वो अपनी सामाजिक शांति भी खो रहा था। और कहीं किसी सरकारी कमरे में कुछ अधिकारी अब भी उन फाइलों को देख रहे थे। वही चेतावनियां, वही नोट्स, वही अलर्ट, जिनमें लिखा था खतरा वास्तविक है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इंदिरा गांधी मर चुकी थी, देश जल रहा था, और इतिहास एक ऐसा घाव बन चुका था जो आज भी पूरी तरह नहीं भरा। आज इतने साल बाद भी 31 अक्टूबर 1984 सिर्फ एक हत्या की तारीख नहीं है। ये उस सवाल की तारीख है जो हर सुरक्षा एजेंसी, हर सरकार और हर लोकतंत्र से हमेशा पूछा जाएगा। अगर खतरे की आहट पहले सुनाई दे जाए तो क्या इंसान इतिहास बदल सकता है, या कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो चेतावनियों के बावजूद होकर ही रहती हैं? क्योंकि कभी-कभी देश गोलियों से नहीं टूटते, बल्कि उन चेतावनियों से टूटते हैं जिन्हें समय रहते गंभीरता से नहीं लिया गया।